सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड सबसे पहले सभी का थैंक्स। कल की वीडियो पे आपने जो प्यार दिखाया और जो सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं उसके लिए सभी को शुक्रिया, थैंक्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और आज हमारी जो पहली क्लास होगी वो है करंट अफेयर्स की। तो आज है डे 2 और हम स्टार्ट करने वाले हैं नवंबर 2021। नवंबर से लेके चलेंगे। जैसे अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि हम सबसे पहले नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नवंबर की करंट अफेयर्स पहले कवर करेंगे। तो जो पहली करंट अफेयर्स है जो हम पढ़ेंगे वो है गुरु नानक। गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी। और मैं जो भी आप लोगों को कराऊंगा कवर वो मेरे सेल्फ नोट्स हैं और आप चाहें तो सेल्फ नोट्स खुद के भी बना सकते हैं, मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको नोट्स मेरे चाहिए हैं तो आप जीमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं और मैं आपको जो है अपने सेल्फ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। अब करंट अफेयर्स हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में उस करंट अफेयर्स से कौन सी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी की डेट क्या है, ठीक है। नवंबर 19। तो गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी कब बनाई गई थी? 19 नवंबर 2021, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों आई? इस वजह से नहीं आई कि गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी है तो न्यूज में नहीं, इसके पीछे कुछ हुआ है, ठीक है। अब वो कहते हैं हमारी पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस ने जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मोदी जी हैं या, ठीक है, तो पंजाब पुलिस ने ये कहा है कि जो गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी जो हम 19 नवंबर को मनाते हैं उसको गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी ना कह के वर्ल्ड वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे। तो गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी जो 19 नवंबर को बना रहे थे, पंजाब पुलिस ने ये कहा है कि हम उसको वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे के नाम से हमें बोलना चाहिए। अब क्यों बोलना चाहिए ये इन्होंने, मतलब क्यों, ये जो है एक, आप कह सकते हो गवर्नमेंट के सामने ये ऑफर रखा है, ये एक रिजोल्यूशन रखा हुआ है कि गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे के नाम से बनाएं, ना कि गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला है ये पंजाब पुलिस ने? अच्छा, गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी को हम एक नाम से और जानते हैं। आपको 10 सेकेंड देता हूँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी को हम दूसरे नाम से, जो दूसरा नाम क्या है, हम किस नाम से इसको बुलाते हैं? दूसरा नाम है गुरु पर्व, ठीक है। तो गुरु पर्व और गुरु नानक सेम है, ये बी होगा, ठीक है, गुरु पर्व। तो पंजाब पुलिस ने एक प्रपोजल रखा है, क्या रखा है? प्रपोजल, कि गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी को, जो सिखिज्म है, सिखिज्म के फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी, उसको वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे के नाम से हम बनाएं, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? एक तो 19 नवंबर को मनाया जाता है
और किसने ये प्रपोजल रखा है? पंजाब पुलिस ने रखा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट की पुलिस ने रखा है, पंजाब पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस। तो हमें याद रखना है ये पॉइंट भी। दूसरा जो है वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे, क्यों ये चीज बोली गई? देखिए, जो पेडिस्ट्रियन का मतलब पहले समझ लीजिए। जो फुटपाथ हम चलते हैं, जैसे जो पैदल, ठीक है, पैदल लोग चलते हैं, उनको वो पेडिस्ट्रियन बोला जाता है। जैसे हम मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में और आप जो है फुटपाथ पे चल रहे होते हैं, तो उसको पेडिस्ट्रियन बोला जाएगा, ठीक है। अब गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी को जो है प्रपोजल रखा, लेकिन ये प्रपोजल दिया भी गया होगा किसी को। तो ये प्रपोजल जो रखा गया है, ये रखा गया है ये प्रपोजल रखा गया है मिनिस्ट्री के सामने, और उस मिनिस्ट्री का नाम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो कौन सी मिनिस्ट्री के सामने प्रपोजल रखा गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी की बात हो रही है, जो चेंज करने की बात हो रही है कि नाम को चेंज करा जाए, वो किस मिनिस्ट्री के लिए ऑफर है, प्रपोजल रखा गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो आपको याद कैसे करना है? देखिए, मैंने बताया ना, वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे, मतलब आप समझिए पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है चलना। जो फुटपाथ पे लोग चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं, उसको पेडिस्ट्रियन बोला जाता है। तो फुटपाथ यानी रोड, ठीक है। तो किस पे जाएगा ऑफर? रोड पे। तो जाहिर सी बात है इस मिनिस्ट्री को ही जाएगा ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो एग्जाम के वक्त आप जो है लिंक कर पाएंगे, ठीक है, ऑप्शंस को देखकर। अब ये प्रपोजल रखा क्यों गया है, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट है। ये प्रपोजल रखा क्यों, वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे ही क्यों रखा गया? तो देखिए, सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी के बारे में हमें जो है जानना पड़ेगा, ठीक है। उसी में जो है आंसर आपको मिलेगा कि वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे क्यों ये बोला गया है। सबसे पहले जो गुरु नानक देव जी थे, ठीक है, वो जो है कहीं भी जाते थे, ठीक है। अगर मान लीजिए उन्हें अपने घर से या कहीं भी जाना है, या मान लीजिए उनको इनविटेशन आया कहीं से, तो वो कभी भी कोई ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करते थे। वो हमेशा राइट टू वॉक, ठीक है, राइट टू वॉक को हमेशा सपोर्ट करते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता था, सिर्फ पैदल जाना है, ठीक है। तो इस वजह से इसको सपोर्ट करने के लिए, राइट टू वॉक, की लोग फिट रहें, लोग एक जो है मैसेज जाए हमारी सोसाइटी में, एक मैसेज जाए कि आपको पैदल चलना चाहिए, आपको फिट रहना चाहिए। तो इस वजह से वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे बोला गया है, क्योंकि गुरु नानक देव जी का मानना था कि जितना आप पैदल चलोगे, जितना आप जो है अपने सेहत का ध्यान रखोगे, उतने ज़्यादा ही आप जो है खुशहाल रहोगे। तो वो हमेशा पैदल चलते थे, ठीक है। तो इस वजह से गुरु नानक देव की एनिवर्सरी को वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे के नाम से जो है प्रपोजल रखा गया है। और कौन सी मिनिस्ट्री के सामने रखा गया है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। अच्छा, सेकेंड चीज कि गुरु नानक देव जी का ये मानना था कि लाइक जैसे आप मान लीजिए ऑफिस के निकलते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी का ऑफिस बहुत दूर भी होता है, किसी का ऑफिस बहुत पास भी होता है, तो आप लोग क्या करते हो कि वेट करते हो, या तो ओला बुक करोगे या फिर ऑटो बुक कर लिया, ठीक है। तो जो लोग दूर हैं उनके लिए समझ में आता है, लेकिन अगर आपका ऑफिस 5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो गुरु नानक देव जी का ये मानना था कि आप लोग जो है 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हो, ठीक है। आप घर से जल्दी निकलिए, पैदल चलिए। हाँ, कभी आप लेट हो जाते हैं तो अलग बात है, बट आप जितना पैदल चलेंगे अपने सेहत का भी उतना ही ध्यान रखेंगे। तो गुरु नानक देव जी जब भी कहीं जाते थे, या किसी के यहाँ जाना होता था, या कोई अपना फिलॉसफी करने जाते थे, तो उनके एक भाई थे जिनका नाम था
मर्दाना, ठीक है, ये हमेशा इनके संग चलते थे गुरु नानक देव जी के। ऐसा समझ लीजिए आप उनके कह सकते हैं सहायक, एक राइट हैंड थे जो हमेशा इनके साथ चलते थे। प्लेसेस विजिट बाय गुरु नानक। तो कौन कौन सी प्लेसेस जो गुरु नानक देव जी ने विजिट करी थी? पहली, मक्का टू हरिद्वार, ठीक है। सेकंड, सिलेट टू माउंट कैलाश। थर्ड, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्लेसेस, ठीक है। तो देखिए गुरु नानक देव जी मक्का से, आप मक्का मदीना सब लोग जानते हैं, तो मक्का मदीना से हरिद्वार पैदल यात्रा, कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं, पैदल यात्रा चलते थे, चाहे एक दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे, 4 दिन में पहुंचे, तो सबसे मिलते हुए चलते थे। सिलेट टू माउंट कैलाश की यात्रा करते थे। और हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म प्लेसेस, यानी जो इनके जैसे हमारे हिंदुइज्म में टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, और इस्लाम में जो है होते हैं आपके मॉस्क्यूज, ठीक है, गुरुद्वारास आपके पंजाबी में। तो इससे इनका एक करेक्टर पता चलता है कि ये किसी भी धर्म में हर धर्म को इक्वल रखते थे, इक्वल मानते थे, ठीक है। इनका मानना सारे धर्म जो हैं वो इक्वल है, किसी में भेदभाव नहीं कि मैं इस धर्म से हूँ। तो ये बहुत अच्छा करेक्टर पता चलता है गुरु नानक देव जी के बारे में, ठीक है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको लिखने को आता है या आर्टिकल्स वगैरह आते हैं जो, तो वो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। ओके, तो जैसे गुरु नानक देव जी जो है घूमते थे, तो अब उस समय पे जब वो घूम रहे हैं और जगह जगह चीजें देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, लोगों का कल्चर समझ रहे हैं, तो उनकी ये सब जर्नी एक बुक में लिखी गई थी। ओके, तो गुरु नानक देव जी की जो जर्नी है कि कहाँ वो पेडिस्ट्रियन या पैदल यात्रा करते थे, वो सब लिखा हुआ है जन्म साखीस में, ठीक है। तो जन्म साखीस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जन्म साखीस बताइए कि जो है किसके ऊपर लिखी गई है, तो गुरु नानक देव जी के बारे में लिखी गई है, या जन्म साखीस में क्या लिखा गया है, तो गुरु नानक देव जी की जो प्लेसेस वो विजिट करते थे, जो जहाँ ट्रैवल करते थे, उसके बारे में लिखी गई है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई गुरु नानक देव जी के बारे में। तो इससे हमें ये पता चला कि क्यों पंजाब पुलिस ने वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे का प्रपोजल रखा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे का जो प्रपोजल है वो पास हो जाता है, तो इसके बेनिफिट मतलब वो क्या जो है मैसेज जाएगा सोसाइटी में, ये इंपॉर्टेंट है जानना।
ठीक है, सिग्निफिकेंस। अब क्या क्या सिग्निफिकेंस है, पहला तो मैंने आपको बताया ही, राइट टू वॉक। ठीक है, एक तो है राइट टू वॉक कि आप पैदल चलिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ये एक मैसेज जाएगा। दूसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए ये मैंने ऐसे एक रोड बनाई, ठीक है, ये मैंने ऐसे रोड बना दी है, ठीक है, ये है आपका फुटपाथ जहाँ पे हम लोग चलते हैं। और चलिए मैंने बना दी कार, ठीक है। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट आप समझिए। अब ये यहाँ पे चल रहे हैं व्हीकल्स और यहाँ पे चल रहे हैं सिंपल हम लोग, ठीक है, पर्सन्स और हम सब चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर ये वाला जो प्रपोजल है पास होता है, राइट टू वॉक, तो क्या होगा, राइट टू वॉक के पास होने से जो हम लोग फुटपाथ पे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो है सुना होगा कि एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, रात में किसी ने जो है शराब पी के या ड्रिंक करके जो है फुटपाथ पर जो लोग सो रहे हैं या फिर जो लोग चल रहे हैं उनको टक्कर मार दी। लेकिन राइट टू वॉक के आ जाने से क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो रूल पास करेगी। क्या पास करेगी, रूल्स या लॉज आप बोल सकते हो, कुछ भी पास करेगी कि फाइन, मान लीजिए फाइन मारने का कोई, तो क्या है, पेडिस्ट्रियन, जो पेडिस्ट्रियन लोग हैं उनको राइट टू सेफ्टी मिलेगा। क्या मिलेगा, राइट टू सेफ्टी। तो आजकल जो लोग डर रहे हैं कि नहीं कोई गाड़ी आएगी बहुत फास्ट चला रहा है, तो क्या है, जब रूल आ जाएगा, जब लॉ आ जाएगा, तो राइट टू वॉक से क्या आएगा, डायरेक्ट राइट टू सेफ्टी। तो एक मैसेज ये भी जाएगा, एक लॉ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे राइट टू सेफ्टी, ठीक है। अच्छा, थर्ड, अब देखिए पंजाब में ना, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में 1000 ऑफ डेथ्स, 1000 ऑफ डेथ्स होती हैं पेडिस्ट्रियन की। तो इस वजह से पंजाब पुलिस ने ये जो प्रपोजल पे है जोर दिया है कि प्रपोजल आना चाहिए। तो 3 सेफ्टीज हो गई, पहला राइट टू वॉक, राइट टू सेफ्टी, और इसके हो जाने से क्या होगा, जो डेथ हो रही हैं या फिर जो लोग डर रहे हैं वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पीपल्स की सेफ्टी भी आ जाती है, पीपल सेफ्टी, ठीक है। तो ये था पूरा गुरु नानक देव जी के बारे में। बाकी हम थोड़ा सा जो है डिटेल पढ़ लेते हैं गुरु नानक देव जी की, अबाउट गुरु नानक, ठीक है। सबसे पहले गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी, तलवंडी कहां पर है, लाहौर, ठीक है। और गुरु नानक जी, देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि वो हर धर्म में मानते थे, तो इससे उनका एक कैरेक्टर क्या निकल के आता है कि बिलीव इन वन गॉड, ठीक है। उनके उसी कैरेक्टर से निकल के आता है कि वो एक ही गॉड में मानते थे, कि सारे एक ही गॉड हैं, ठीक है। वो धर्म में बिल्कुल भी नहीं मानते थे, सारे धर्म उनके लिए जो थे इक्वल थे। ओके, डिनाउंस्ड द कास्ट सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि कास्ट सिस्टम को उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। कास्ट सिस्टम को उन्होंने
मना कर दिया था, स्वीकार नहीं किया। डिनाउंस का मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है, कि मैं कास्ट सिस्टम में नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ एक जो है गॉड होते हैं उसमें मानता हूँ, और मैं ह्यूमैनिटी में मानता हूँ। ये ह्यूमैनिटी में मानते थे। तो गॉड, जैसे हम लोग गॉड कहते हैं, और हमारे मुस्लिम्स में अल्लाह कहा जाता है, ऐसी जो हमारे गुरु नानक देव जी थे वो मानते थे वाहे गुरु, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी क्या कहते थे? वाहे गुरु। हम आपने सुना भी होगा ये वर्ड, तो वाहे गुरु, तो ये वर्ड जो है गुरु नानक देव जी ने ही दिया था, ठीक है। और ये आपने सुना होगा सेकंड वर्ड, अकाल पूरक, कहते हैं ना वाहे गुरु अकाल पूरक, ठीक है। और एक थर्ड वर्ड दिया था निरंकार, थर्ड वर्ड था निरंकार, ठीक है। तो वाहेगुरु, अकाल पूरक एंड निरंकार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो गॉड के लिए जो है कौन कौन से वो वर्ड्स है, या फिर कौन से जो है तरीके थे जो गुरु नानक देव जी बोलते थे उनके लिए। तो ये ऑप्शंस में भी आ सकता है वाहेगुरु, अकाल पूरक एंड निरंकार। अच्छा, इससे पहले अभी मैंने बताया था बुक, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बताइए मुझे कि बुक का क्या नाम था जिसमें गुरु नानक देव जी की जो प्लेसेस विजिट करते थे, जो जर्नी थी उसमें लिखी गई है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। बुक का नाम था जन्म साखीस, ठीक है, जन्म साखीस। और ये इनकी एक सेकंड बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी एक जो है बुक है। आप कह सकते हैं मतलब जैसे हमारे में जो है गीता होती है होली बुक, तो इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब भी एक होली बुक है, ठीक है। ओके, सेकेंड न्यूज है 12 फुट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य, 12 फुट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य अनवील्ड एट केदारनाथ। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है क्या, कि 12 फुट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य कहाँ पे अनवील्ड हुआ है? केदारनाथ में। एक एमसीक्यू तो यहीं से ही बन रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये हैं क्या आदि शंकराचार्य, जो स्टैचू इनका उद्घाटन यानी जो करा गया है, ये हैं कौन?
ओके, देखिए सबसे पहले तो देखिए केदारनाथ में अगर इनका स्टैचू अनवील्ड किया गया, अनवील का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे बनाते हैं तो ओकेजन होता है जब उद्घाटन करते हैं, तो इसको बोलते हैं अनवील करना, ठीक है। तो केदारनाथ में ही क्यों, ठीक है, कहीं और भी तो हो सकता था। तो उसके पीछे रीज़न है कि जो हमारे आदि शंकराचार्य थे, ठीक है, आदि शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि, ठीक है। समाधि, एज ऑफ 32। तो एज ऑफ 32 साल की एज में समाधि ली गई थी आदि शंकराचार्य द्वारा। तो इस वजह से उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, वहाँ के लोग मानते हैं इन्हें काफ़ी, तो उनको सम्मान देने के लिए उनका जो है वहाँ पे स्टैचू को अनवील किया गया है। तो हम थोड़ा आदि शंकराचार्य के बारे में जान लेते हैं। अबाउट आदि शंकराचार्य, ठीक है। तो जैसे हमने गुरु नानक देव जी के बारे में जाना, उसी तरीके से जो है आदि शंकराचार्य कौन थे, कहाँ पे जन्म लिया, क्या काम किए हमारे सोसाइटी के लिए, वो सब जानेंगे इसमें। ठीक है, नंबर 1, आदि शंकराचार्य आपके केरला, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था। कलाडी विलेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट ये है, केरला। अच्छा, केरला में भी कहाँ पर? पेरियर रिवर, पेरियर रिवर के किनारे जो है एक आप कह सकते हैं बस्ती या गांव वगैरह बसा हुआ था। तो वहाँ पर जो है आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो देखिए यहाँ से ना एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या? पेरियर रिवर। तो पेरियर रिवर स्टैटिक जीके, जो मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में कि स्टैटिक जीके भी हम कवर करेंगे। तो पेरियर रिवर कहाँ पर है? केरला में। पेरियर रिवर कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, तो पहले कहाँ हो गया? बॉर्न इन केरला, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे पेरियर रिवर, ठीक है। सेकंड, देखिए जैसे इन्होंने जो है अपना ज्ञान अर्जित किया होगा, जैसे हम सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य जो थे वो थे चाणक्य, ऐसी इनके भी आचार्य थे, ये किसी के शिष्य थे। तो इनके जो गुरु थे, ठीक है, या गुरु आप बोल सकते हो या ये बोल सकते हैं आप डिसिपल यानी शिष्य, डिसिपल यानी शिष्य। तो डिसिपल किसके थे ये? गोविंद आचार्य। तो यहां से एक सेकंड क्वेश्चन बनता है कि आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद आचार्य, ठीक है। अच्छा, अब आदि शंकराचार्य के वर्क्स की मीन्स यानी उन्होंने, जैसे गुरु नानक देव जी ने जो है कास्ट को मानने से जो है इनकार कर दिया था, इसी तरीके से आदि शंकराचार्य के भी कुछ समाज के प्रति वर्क किए गए थे। तो उन वर्क्स को पढ़ते हैं, ठीक है।
लिटरेरी वर्क्स। तो आदि शंकराचार्य को लिखने का बहुत शौक था, ठीक है, तो एक तरह से आप उन्हें बोल सकते हैं ऑथर, ठीक है। तो उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, तो वही मैं आपको बताता हूँ। ये इनके 3 फेमस वर्क्स थे, किसके, आदि शंकराचार्य के। पहला विवेका चुदामनी, मनीषा पंचकम और सौंदर्या लहरी। ये इनकी क्या है, पोइट्री वर्क, क्या है, पोइट्री वर्क्स, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने सेल्फ नोट्स भी अगर आप लोग बना रहे हैं तो बना सकते हैं। और बाकी अगर मेरे नोट्स चाहिए तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आप, मेरा जीमेल आईडी है, वहाँ पर आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ। ओके, तो इनके बारे में यही था। थर्ड है आपका करतारपुर कॉरिडोर। देखिए, हम कोई भी जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर उसमें किसी भी व्यक्ति का बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है, या कोई स्टैचू रिवील हुआ है, तो करंट अफेयर्स में मोस्टली जो है या तो प्लेस पूछ ली जाएगी कहाँ पे किया गया है, वो बहुत रेयर होता है। उसकी करेक्टर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि उनकी बुक्स कौन सी हैं लिखी गई, या ये बुक किस करेक्टर के ऊपर लिखी गई है या किसके बारे में लिखी गई है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड है हमारा करतारपुर कॉरिडोर। अब ये क्या है करतारपुर कॉरिडोर, वैसे नाम तो सभी ने सुन रखा होगा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो यात्रा चलती है इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है। तो ये जो यात्रा होती है ये इसकी होती है सिक्स की, ठीक है। तो जो हमारे श्रद्धालु लोग होते हैं, सिख श्रद्धालु लोग, उनके लिए ये बहुत पवित्र जगह है करतारपुर कॉरिडोर। तो अभी हम सब लोग जानते हैं कि कोविड हुआ था, इस वजह से जो करतारपुर कॉरिडोर है वो बंद कर दिया गया था। तो हाल ही में जो है उसको ओपन करने की बात करी गई थी कि उसको ओपन करा जाए, श्रद्धालु लोगों को जो है सेफ्टी के साथ, जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उनके साथ जो है उनको यात्रा करने दी जाए, दर्शन करने दिए जाए, ठीक है। ओके, तो देखिए ये जो न्यूज़ है ना, ये जुड़ी हुई है हमारी गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी से। कैसे, जब गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी हुई तो ये प्रपोजल भी तभी बोला गया कि जो श्रद्धालु लोग हैं, जो हमारे सिक्स लोग हैं, उनको करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाए उन लोगों के लिए, और जिससे कि वो अपनी गुरु जो नानक जी हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दे सकें, उनको जो है उनका फेस्टिवल मना सकें, उनकी बर्थ एनिवर्सरी मना सकें। तो इस वजह से करतारपुर कॉरिडोर को जो है नवंबर को खोला गया था। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। करतारपुर
एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए हम सब जानते हैं, मान लीजिए ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है, ये है आपका इंडिया। ओके, तो देखिए यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, यहाँ की कोई स्टेट से और पाकिस्तान की कोई स्टेट से ऐसे पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, पूरा रास्ता बना हुआ है जहाँ पे लोग पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, हम सब जानते हैं, हम किसी भी दूसरी कंट्री में अगर जाते हैं या दूसरी किसी भी जगह जाते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो उस एग्रीमेंट को ही हम पढ़ेंगे, वो एग्रीमेंट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस एग्रीमेंट में क्या है, सबसे पहले तो फ्री वीज़ा। ठीक है, फ्री वीज़ा है इस एग्रीमेंट में कि जो लोग यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं या यहाँ से, तो उनके लिए क्या है, फ्री वीज़ा है। ओके, कि वीज़ा बनाने में कोई ये नहीं होगा कि आपको बहुत महीने लग रहे हैं, आप जाइए अपना जो भी है डॉक्यूमेंट्स लेके और आपका वीज़ा बन जाएगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक गार्ड है इंडिया का और यहाँ पे एक गार्ड है पाकिस्तान का, तो यहाँ से अगर इंडिया से जाता है कोई, तो ये सिर्फ क्या चेक करेगा, ये सिर्फ इसका पासपोर्ट चेक करेगा जिसपे इंडिया की मोहर लगी होगी। और अगर पाकिस्तान से कोई जाता है तो यहाँ का जो इंडियन गार्ड है वो पाकिस्तान वालों का जो है पासपोर्ट चेक करेगा जिसपे पाकिस्तान की मोहर लगी हुई होगी। सिंपल, तो ये एग्रीमेंट में लिखा गया है कि और कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा जिसपे वीज़ा का जो है स्टैंप होना चाहिए आपकी सरकार द्वारा। ओके, एक एग्रीमेंट और है, थर्ड पॉइंट जो है, मान लीजिए यहाँ ये इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। ओके, तो यहाँ से मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं चला और आया, तो होगा क्या, रूल के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से, जिस दिन मैं चला हूँ, मान लीजिए आज आज चला मैं, ठीक है, तो आज के ही दिन मुझको वापस भी आना है, यानी सेम डे, सेम डे। ठीक है, ये एग्रीमेंट का रूल है, थर्ड रूल है कि जो भी जाएगा, ठीक है, किधर से भी, पाकिस्तान से या इंडिया से, उसको सेम डे ही वापस आना होगा। ये नहीं कि आप वहां पे रुक जाएं और फिर अगले दिन आए, सेम डे ही आपको जो है वापस आना पड़ेगा। तो हमने एग्रीमेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट। करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए, इसका कुछ जो है मैसेज होगा, हर चीज के पीछे एक मैसेज होता है। तो करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके पीछे क्या मैसेज है, रोड टू पीस। जो भाईचारा है बना रहे देश के बीच में, देश के लोगों के बीच में। तो रोड टू पीस यानी ऐसी रोड जो शांति लाए, ऐसी रोड जो दो देशों को आपस में मिलजुल के रहना सिखाए। तो वो कौन सी रोड है, करतारपुर कॉरिडोर। ओके, तो
ये रहा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ये रहा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे रोड गई हुई है, ठीक है। तो पाकिस्तान में और इंडिया में ठीक है। तो पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब और इंडिया में डेरा बाबा नानक श्राइन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं डेरा बाबा नानक श्राइन पे, और इंडिया के लोग गुरुद्वारा दरबार साहिब जाते हैं। ओके, अब ये चीज हमें पता चल गई। सेकंड है कि ये किस रिवर पे बना गया है। तो किस रिवर पे बना गया है? रावी, ठीक है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, रावी, ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा, रावी रिवर। ओके, तो हम एक कॉरिडोर पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ जो न्यूज रहेगी हमारी वो है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर। एक और कॉरिडोर, देख कॉरिडोर से आपको मतलब तो समझ में आ गया होगा कि यानी दो स्टेट्स या दो कंट्रीज के बीच में जो है कोई रोड ऐसी बनाई गई है जहाँ पे लोग आपस में जो है मिल सकें, या फिर यहाँ के लोग वहाँ दर्शन करने जा सकें और वहाँ के लोग यहाँ आ सकें। तो एक सेकंड है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर। तो ये कहाँ पर है? पुरी कहाँ पर है? ओडिशा, ओडिशा, ठीक है। तो पुरी कहाँ पर है? ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा। तो ये कॉरिडोर कहाँ पर बना है? ओडिशा। ओके, नाउ प्रोजेक्ट। ये क्यों, कब, कैसे बनाया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखो 2016, ओके। तो देखिए ऐसा है कि जगन्नाथ टेम्पल सभी ने सुना है, पुरी में है जगन्नाथ टेम्पल। तो ये कॉरिडोर जो है इसलिए बनाया गया है, 2016 में इसको निर्माण करा गया कि लोग आएं और वहाँ का कल्चर देख सकें। जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके आसपास के लोग जो रहते हैं वहाँ का कल्चर क्या है, इस वजह से इसको बनाया गया था। ओके, तो इस कॉरिडोर को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी। स्कीम आपदा स्कीम, ठीक है। आपदा स्कीम जो है किसकी है? पूरी हेरिटेज कॉरिडोर की। ओके, तो देखिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ना, उस प्रोजेक्ट में तीन चीजें थी। पहला तो पूरी हेरिटेज कॉरिडोर, ठीक है, किस स्कीम के द्वारा? आपदा स्कीम के द्वारा। सेकंड जो फोकस करा गया था वो उस पे करा गया था पूरी लेक, पूरी लेक, ठीक है, कि इसका जो है डेवलपमेंट हो। पूरी लेक को अगर वहां पे लोग जाएंगे तो इस वजह से सरकार जो है पूरी लेक को
साफ भी रखेगी, उसके लिए जो है अलग से जो है रूल्स बनेंगे, उसके लिए अलग से जो है कम्युनिटी बनेगी। और थर्ड जो फोकस करा गया था, MUSA रिवर, पुरी लेक एंड मूसा रिवर, पुरी लेक एंड मूसा रिवर। तो देखिए यहाँ से स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर हो रहा है। कैसे कि पुरी लेक कहाँ पर है, उड़ीसा, मूसा रिवर कहाँ पर है, उड़ीसा। ठीक है, जो SSC सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं उनका स्टैटिक पार्ट भी जो है इससे ही कवर हो जाएगा। तो ये सिर्फ CAPA वालों के लिए नहीं है, करंट अफेयर्स तो एक्चुअली किसी के लिए भी नहीं होती है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, आप एक अगर नॉर्मल पर्सन भी हैं, अगर आप सिंपल जॉब भी कर रहे हैं, तो भी आपके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही जितना लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में, हमारे एटलीस्ट इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, भले ही आप बाहर मत जानिए, बट आप जहाँ रह रहे हैं या फिर आपकी जो स्टेट है उसके बारे में तो आप जान ही सकते हैं। ठीक है, तो पुरी लेक और मूसा रिवर कहाँ पर है, ओडिशा। अब जब ओडिशा की बात हो रही है तो आ जाता है नाम पुरी जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, पुरी जगन्नाथ टेम्पल, ये ओडिशा में ही है आपका। अच्छा, ये टेम्पल किस चीज़ का है, मतलब यानी कि जैसे हमें पता है केदारनाथ शिव जी का है, तो जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल है वो है आपका, नाम से ही पता चलता है, लॉर्ड कृष्णा। किसका है पुरी जगन्नाथ टेम्पल, लॉर्ड कृष्णा। ओके, तो देखिए ये जो टेम्पल है, ठीक है, पुरी जगन्नाथ टेम्पल जो है ये हमारे ज़माने का तो है नहीं, बहुत पहले का है, राजा महाराजाओं का है। तो यहाँ से एक हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है कि ये पुरी जगन्नाथ टेम्पल किसने बनवाया था। तो ये पुरी जगन्नाथ टेम्पल बनवाया था आपकी गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी। किसने बनवाया था, गंगा डायनेस्टी। और गंगा डायनेस्टी के रूलर थे किंग किंग अंतावर्मन, किंग अंतावर्मन। ठीक है, किंग अंतावर्मन किसके राजा थे, गंगा डायनेस्टी के। उन्होंने जो है पुरी जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया था लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट करने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वर्ड बताता हूँ, डायनेस्टी। क्या वर्ड है, डायनेस्टी। देखिए आपने सुना होगा चोला एम्पायर, चोला, या फिर सुना होगा मौर्यन डायनेस्टी। तो ऐसा क्यों होता है, पीछे एम्पायर लगाए कहीं पे, है तो राजा ही, और जो है डायनेस्टी लगाए। देखिए डायनेस्टी का मीनिंग ये होता है, मान लीजिए मैं राजा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मेरा राजा मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो राजा बन रहे हैं, यानी जो गद्दी पे बैठ रहा है, वो सेम फैमिली से है, यानी मेरी ही फैमिली से बन रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डायनेस्टी। तो जहां भी आप डायनेस्टी वर्ड देखेंगे, जिसके भी आगे आप डायनेस्टी वर्ड देखेंगे, मान लीजिए जैसे गंगा डायनेस्टी लिखा है, तो डायनेस्टी वर्ड से आप ये समझ जाएंगे कि गंगा डायनेस्टी में फैमिली चेंज नहीं हुई है, जो राजा था सेम ऑटोक्रेसी, ऐसे मान लीजिए ऑटोक्रेसी चलती आ रही है कि जो राजा था उसका बेटा बना है या उसकी फैमिली से कोई बना है, उसके बाद जो बना उसकी फैमिली से कोई बना है, तो सेम फैमिली चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है हमारा, जगन्नाथपुरी टेम्पल है, उसका एक अनदर नेम भी है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, यामिनिका तीरथ, यामिनिका तीरथ। ओके,
तो जगन्नाथपुरी टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? यामिनिका तीर्थ, यानी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, तो यामिनिका तीर्थ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो यामिनिका तीर्थ है वो किस टेम्पल के लिए है? तो वो है हमारा जगन्नाथपुरी टेम्पल। और वो आपको पता है जो तीर्थ यात्रा होती है वो किसके थ्रू होती है? पूरी हेरिटेज कॉरिडोर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिंक समझ में आ रहा होगा। ये न्यूज़ सिर्फ कॉरिडोर के बारे में नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी है लाइक टेम्पल्स, मूसा लेक, ठीक है, पूरी रिवर, तो उसके ऊपर है पूरा मूसा रिवर या पूरी लेक ऐसे करके, उसके ऊपर जो है पूरा है ये। तो आज की करंट अफेयर्स जो हैं यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, लाइक डायनेस्टी, एम्पायर एंड किंगडम। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं जो हिस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, आपकी मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं, लाइक किंगडम, ठीक है, एम्पायर, ओके, डायनेस्टी। तो डायनेस्टी का मीनिंग क्या होता है? सेम फैमिली। क्या मीनिंग होता है? सेम फैमिली। कि अगर कोई राजा है, मान लीजिए ये राजा है, ठीक है, एक मुकुट भी बना देते हैं इसके ऊपर। तो ये राजा जो है, ये मान ली राजा पे बैठा, ये बूढ़ा हुआ, उसके बाद इसने अपने फैमिली में से, ज़रूरी नहीं है कि बेटे को बनाए, अपने भाई को भी बना सकता है, अपने रिलेटिव किसी को बना सकता है, लेकिन जो फैमिली है वो सेम रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और अंपायर और किंगडम, इसमें क्या है? देखिए, अंपायर और किंगडम में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं, बट डिफरेंस क्या है? अंपायर पे जो राज करता है, ठीक है, अंपायर पे जो राज करता है उसको आप बोलोगे एम्परर, उसको आप क्या बोलोगे? एम्परर। और जो किंगडम का राजा होता है, जो किंगडम का राजा होता है उसे आप बोलोगे किंग। यानी किंगडम पे राज करने वाले को हम कहते हैं किंग, और एम्पायर पे राज करने वाले को क्या कहते हैं? एम्परर। अब देखिए सेकंड डिफरेंस क्या है? एम्पायर किंगडम से बड़ा होता है। ठीक है, एम्पायर जो फैला हुआ होता है, एम्पायर नाम से ही पता चल रहा है, वो बहुत बड़े एरिया पे होता है। तो आप यहां लिख सकते हो लार्जर एरिया, लार्जर एरिया। ठीक है, और किंगडम आप समझ सकते हो, किंग यानी राजा, डॉम मानी उसका राज्य। ठीक है, तो एक राजा का जो राज्य होता है वो बहुत छोटा सा ही होता है, तो आप ये लिख सकते हो शॉर्टर देन एम्पायर। ओके, यह है समझ में आप लोगों को? अब देखिए इसी पॉइंट से ना हम इनका पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे? देखिए अगर कोई बड़ा राज्य है, ठीक है, बड़ा राज्य समझिए, इमेजिन करिए कोई बड़ा राज्य, बड़ी लैंड है, तो उस बड़ी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए होंगे, ज़्यादा सैनिक चाहिए होंगे, है ना? तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे लार्जर आर्मी। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल आर्मी। आया ये पॉइंट समझ में आपको? क्योंकि ये इसके मुकाबले छोटा है तो यहाँ पे कम लोग चाहिए होंगे। ठीक है, अगर कोई जगह मान ली छोटी है, वहाँ 1 या 2 चाहिए हो, अगर उसको हम बड़ा कर दें तो वहाँ पे 4-5 लोग चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से अंपायर को प्रोटेक्ट करने के लिए लार्ज आर्मी लगती है, और किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल आर्मी लगती है। देखिए अब अगर लार्जर आर्मी है, सपोज करिए लार्ज आर्मी, इमेजिन करिए ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने, यानी उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो सैलरी देने के लिए जो है ज़्यादा लोगों को ज़्यादा डिपार्टमेंट्स लगेंगे, यानी ज़्यादा ऑफिशियल्स लगेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मोर ऑफिशियल्स, या आप लिख सकते हो मोर ऑफिसर्स, कंट्रोल करने के लिए आर्मी को। जितनी बड़ी आर्मी उतने ज़्यादा लोग रहेंगे उसको कंट्रोल करने, उसको कमांड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल, स्मॉल नहीं लिखेंगे एक्चुअली, लेस लिखेंगे, लेस ऑफिशियल्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेस ऑफिशियल्स, और यहाँ पे मोर ऑफिशियल्स।
अच्छा देखिए, ये तो हो गया। अब एक डिफरेंस आप लोग बताइए कि ये बड़ी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एम्पायर है और किंगडम छोटा है, तो जो रिसोर्सेज होती हैं, मान लीजिए तेल के कुएं हो गए या फिर मान लीजिए खेती बाड़ी हो रही है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा होगी या यहाँ पे ज़्यादा होगी, है ना? ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगी। जहाँ पे जितनी बड़ी लैंड है वहाँ आप उतनी ही ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा ही और चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे मोर रिसोर्सेज। क्या लिखेंगे? मोर रिसोर्सेज। और यहाँ पे लिखेंगे हम लेस रिसोर्सेज, लेस रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये था डिफरेंट डायनेस्टी, अंपायर एंड किंगडम में। तो अगर आप देखिए किंगडम वर्ड देखते हैं ना हिस्ट्री में कहीं भी, तो आप समझ जाइएगा कि जो राजा है वहाँ का, उसका कुछ ज़्यादा बड़ा जो है राज्य नहीं है, छोटा सा राज्य है। और जहाँ पे आप एम्पायर देखेंगे, जैसे मौर्यन एम्पायर, क्यों लगा होता है मौर्यन एम्पायर? तो इस वजह से लगा होता है कि बहुत बड़ा है वो नाम से, ठीक है। तो अंपायर शब्द का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। और जहाँ आप डायनेस्टी देखेंगे वहाँ समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो है कोई भी बाहर का बंदा नहीं बन रहा है, सेम फैमिली के लोग ही जो है आपस में गद्दी जो होती है शासक की, उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। और साथ में हम जो है एग्ज़ाम को क्रैक डाउन करेंगे, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स से याद आया, कल का कमेंट बॉक्स एक्चुअली सेटिंग की वजह से थोड़ा ऑफ था, मैंने बाद में चेकआउट किया, तो अब जो है ओपन हो गया है वो। तो आप लोग वहाँ पे कह सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट सेशन में या कल जो है हम करेंगे, उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स हैं, देखिए अभी मंथ बहुत है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर्स अभी 4 ही करवाई मैंने। हर एक करंट अफेयर को समझते हुए चलना है, ठीक है। कि करंट अफेयर्स में अगर कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, जो एग्ज़ाम बन के आएगा, उससे हम कहीं भी जो है रुके ना, कहीं भी हम ये ना सोचें कि ये कहाँ से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं पूरा कोर्स जो है हम करते हुए चलेंगे। मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने तैयारी करी है और कर भी रहा हूँ, तो उसी से मैं आपको जो है पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।